तो ब्रेक के पहले आपने जो कहा, तो दो बातें आपने कही कि कुछ लोगों में, कोई लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ लोग काफ़ी स्टेबल दिखते हैं। तो इसमें मेरे को लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि एक सूत्र तो ये कहता है कि जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए तन मन धन लगाता है। तो कुछ लोगों ने स्टडीज़ को बहुत महत्वपूर्ण माना है, तो उनको लगता है कि यही हमारी दुनिया है और यही हमारी पहचान है, यही हमारा सम्मान है। इसमें कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उससे हमको फ़र्क पड़ता है। किसी के लिए वो स्टडीज़ की दुनिया सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ में एक छोटा पार्ट है, तो वो उससे वैसा प्रभावित नहीं होता है या वैसा नहीं करता है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी रहता है कि कोई अपने में ही नेचर से ही थोड़ा सा स्टेबल होता है। फिर उसका दूसरा है कि बेसिकली स्वयं के प्रति विश्वास। जैसे जैसे अब हम इस जर्नी में आगे चलेंगे, भाव और विचार की जर्नी में, तो जितना स्वयं के प्रति विश्वास होता है उतना ही हम बाहरी चीज़ों से कम प्रभावित होते हैं। जितना घटना को हम छोटी विंडो से देखते हैं उतना उसका, भाई आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमको एक दूसरे के चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में घटनाएं दिखाई दे रही हैं, ये बिल्डिंग इतनी अच्छी दिखाई दे रही है ना। अब एरोप्लेन से जाते हैं, सब डब्बा ही डब्बा दिखता है, नीचे गांव है कि शहर है, और कुल मिला के डब्बे 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 दिखते हैं। जब हम कोई चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो उसके वो प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आते। जब ज़िंदगी को, आज मेरी एज 56 साल है, अब मैं सोचूं कि मेरा साल भर कहाँ चला गया, मेरे कितने ही साल ऐसे भटकने में गए। आज की डेट में सोचूं कि वो 7th क्लास में मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए थे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हम समय की लंबाई, बड़े कैनवस में उसी चीज़ को देखना शुरू करते हैं, छोटे कैनवस में उसी का प्रभाव हमको बड़ा दिखाई देता है। जब बड़े कैनवस में, जैसे इन्होंने कुछ कहा तो मैंने इनको कहा कि कितनी बार ऐसी ही पत्नी नहीं बने होंगे, कितनी बार ऐसे ही पति बने होंगे, कितनी बार ऐसे ही बच्चे हुए होंगे, कितनी बार डिवोर्स हुए होंगे, कितनी बार आपस में झगड़े हुए होंगे, कहाँ गए सब कुछ। अब तो सब कुछ गायब हो गया, इस बार वाला भी गायब होने वाला है। तो जैसे कैनवस को बड़ा कर देते हैं उन घटनाओं के प्रभाव छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में हम ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि हम सारी घटनाओं को बहुत छोटी विंडो से देख रहे हैं, जबकि ज़िंदगी का कैनवस बहुत बड़ा है। तो ज़िंदगी के उस बड़े कैनवस में जब चीज़ों को देखते हैं फिर हम छोटी घटनाओं से वैसे प्रभावित नहीं होते। तो जब स्वयं के प्रति विश्वास आता है, आने लगता है, तो उसका असर ज़िंदगी में दिखाई देता है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है। तो सारा खेल किस बात का है? सारा खेल तो इतना बात का ही है कि मेरी अयोग्यता ही मेरे सुख दुख का कारण है। अयोग्यता किस बात की है? कि मैं नेचर का जो नियम है उसको नहीं समझता हूँ। नियम क्या है? मेरा होना भी एक नियम से है। तो आपका एक लड़की के रूप में होना, तो आपका शरीर लड़की है पर आप लड़की नहीं हो। धीरे से समझ में आता है कि जो सोचने विचारने वाली चीज़ है ये तो महिलाएं पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेगा, है ना। विश्वास महिला को ज़्यादा चाहिए कि पुरुष को ज़्यादा चाहिए, सम्मान। तो जब ये सारी बातें पूछना शुरू करते हैं तो इसमें स्त्री पुरुष काम ही नहीं कर रहा है, गोरा काला काम नहीं कर रहा है, शरीर की लंबाई चौड़ाई, अमीर गरीब भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये समझ में आए कि ये कुछ और तरह की चीज़ है। तो जितना जितना मेरे को इस चीज़ पे क्लैरिटी आ जाएगी, वही मेरे खड़े होने का धरातल ही यदि हिल डुल रहा है तो मैं भी हिलते डुलते रहता हूँ। मेरे खड़े होने का धरातल स्टेबल है, मैं नहीं हिलता डुलता हूँ। बात बस इतनी ही है। तो अभी हम सब शरीर के धरातल पे खड़े हैं, शरीर के धरातल पे खड़े हैं। शरीर कैसा है? परिवर्तनशील है। भव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तनशील नहीं है उस पर खड़ा होना है, और मैं वही हूँ जो परिवर्तनशील नहीं है। तो मैं अपने आप को उस तरह से पहचान लेता हूँ, फिर मैं काफ़ी स्टेबल हो जाता हूँ। बढ़िया।
फिर से बोलता हूँ, लिख डालिए अपनी ज़िंदगी में तमाम घटनाओं को लिख के रख दीजिए। एक ही घटना है, सुन पाएंगे तो प्रोसेसिंग होगी तो रिजल्ट आएगा। आप सुन ही नहीं पाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है ना। तो यहाँ रिजल्ट आएगा, लेकिन आप सुन पाएंगे तब। तो सुन पाएं उसके लिए जो भी कुछ गैप्स हैं, उनको कोई भी पुरानी घटनाएं हैं इस तरह का कुछ ना कुछ हम सबके साथ है, उसको लिख के बाजू में कर दीजिए। बस ऐसे सोचिए, जब मैं 60 की होंगी तो इस एग्ज़ाम का कितना फ़र्क पड़ेगा। तो कोई ख़ास बात नहीं है, पता चले इससे कुछ और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो छोटी विंडो में ज़िंदगी को देखने की जगह फुल कैनवास में देखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई हम बढ़ा के दे, जैसा वो है ही। ज़िंदगी एक बड़ा कैनवास है जी। आगे चले, बोल बेटा, माइक उठा। ब्रेक में कुछ कह रहे थे। हेलो। हाँ सर, जैसे आपने बोला है कि आपका कैमरा क्यों नहीं चालू? अच्छा, अपन को वो स्वीकार करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है। लेकिन जो घटनाएं आए ना सुधारने के लिए, तो अब कुछ चीज़ें जो सुधारी नहीं जा सकती उसको तो अपन एक्सेप्ट कर लेते, बट अभी सुधारी जा सकती है। फिर भी अगर अपन ने एक्सेप्ट कर लिया तो अपन सुधारने के लिए जाएंगे नहीं ना। कि बट अगर अपन को सुधारना है तो अपन को एक्सेप्ट नहीं है तभी अपन सुधारने के लिए जाएंगे। तो अपन का एक्सेप्ट हर चीज़ करना ज़रूरी तो नहीं है ना, अगर उसको सुधारना है। कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लिख डालो, कॉपी के बैक साइड में क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। समय आएगा हैंडल करेंगे। तो यहाँ से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सब कुछ स्वीकार लें, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। लेकिन क्या वो जो नेचर में जो नियम है उसको समझने से फिर कोई चीज़ हमारे लिए कैसे स्वीकार होती है, तो फिर वो मैकेनिज्म अपने को थोड़ा बाद में समझ में आएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ऐसा आता है लिख डालो, कम से कम आपको ध्यान रहेगा कि ये प्रॉब्लम थी मेरी, ये हैंडल हुई कि नहीं हुई। हाँ जी, आगे चले, आगे चले, चलिए। तो देखिए, अभी जितनी देर हमने चर्चा कर लिया उसमें क्या निकल के आ गया? घटनाएं क्या हैं? घटनाएं क्या हैं? आईना। आपकी शक्ल उसमें दिखाई देती है। किसकी शक्ल? शरीर की नहीं, मेरी। तो मेरी शक्ल देखने के लिए घटनाएं आईना है, और उस आईने में मैं ये पहचान सकूं कि मेरी स्थिति क्या है, क्या मेरी ताकत है, क्या मेरे पास, क्या मेरी झोली में आ गया है, उसकी खुशी मनाई जाए, और क्या शेष है उसको पहचानने की ज़रूरत है। और देखो, ये भी हम सब अभी तुरंत जांच के देख सकते हैं कि हम सब किस स्थिति को पाना चाहते हैं। तो मैं के बारे में पहले भी कुछ कहा गया, दर्शन में भी कुछ कहा गया। मैं तो वही है जो पहले था, है ना। जैसे मैंने कहा एटम के 6 मॉडल, तो ये मैं के भी कई मॉडल, धीरे धीरे उसी से हम समझने की कोशिश कर रहे। तो बेसिकली मैं के बारे में कहा गया कि मैं अपने आप में सब कुछ को समझ सकता हूँ, ये मुझ में समझने की ताकत है। और ये मैं सृष्टि के सारे नियम को समझ लेता हूँ, तो मैं जो भी नेगेटिव प्रभाव है उन सब से मुक्त हो जाता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो मैं हमेशा के लिए, हम सभी भय से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? अभाव से, दुख से, समस्याओं से, ये हमें मुक्त होना चाहते हैं कि दुनिया के सभी लोग होना चाहते हैं? और सभी लोग और क्या चाहते हैं? खुशी के साथ जीना चाहते हैं। तो इसका मतलब है, यदि सभी चाहते हैं, यदि दुनिया के जितने लोग संसार से चले गए वो भी चाहते थे, जितने आएंगे वो भी यही चाहेंगे, तो एक बढ़िया चीज़ है सोचने के लायक, यदि किसी चीज़ को संसार के सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए समान रूप से चाहते हैं, इसका मतलब है कि उसके होने की कोई संभावना, उसके होने का कोई स्वरूप नेचर में है ही।
मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा हूँ, हम अभी मानव के रूप में, मानव जाति के रूप में वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, आज नहीं कल पहुँच जाएंगे। इसको उल्टा कर दो, नहीं हो सकता है, आदमी हमेशा अभाव में रहेगा, आदमी हमेशा है ना सभी की कोई ना कोई दुखी रहेगा और सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है कि अपूर्ण है? देखो, हमारी ये स्वीकृति है कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। यदि मानव अपने अधूरेपन के साथ जिएगा तो प्रकृति पूर्ण सिद्ध होती है कि अपूर्ण सिद्ध होती है? अपूर्ण सिद्ध होती है। प्रकृति अपूर्ण नहीं है, ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। मुझ में भी पूर्णता की प्यास है और भय के साथ जीते हुए मैं पूर्ण रहूँगा कि अपूर्ण रहूँगा? तो मानव अपनी पूर्णता को पाना चाहता है। मानव की पूर्णता क्या है? उसके समझ की पूर्णता है, उसमें आचरण की पूर्णता है। तो इस पूर्णता को हम कैसे पाएंगे? तो धीरे धीरे उसको आगे समझेंगे। फिलहाल हम अपनी बात को पूरा करने की तरफ चल देते हैं। तो हम ये पूरा कर रहे हैं कि इसका मतलब है भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है, और मेरी योग्यता का मतलब है कि भाव और विचार को मैं कैसे, है ना, कैसे मैं सजाता हूँ, बनाता हूँ। मेरा भाव और विचार अपने आप में पूर्ण हो जाए, इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। स्वयं के प्रति विश्वास यदि मानव में होगा, वो समाधान के साथ होगा कि समस्याओं के साथ होगा? समाधान के साथ होगा। तो मानव शिकायत, नेगेटिवली कहें तो शिकायत मुक्त मानव होगा। ऐसा मानव शिकायत मुक्त होगा क्योंकि उसके पास हमेशा सॉल्यूशन है, तो शिकायत मुक्त होगा। स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध के प्रति विश्वास के रूप में व्यक्त होता है, और जब संबंध में विश्वास होता है तो शिकायत मुक्त संबंध के रूप में हम जीते हैं। कैसे होगा ये? मैंने क्या बोला? स्वयं के प्रति विश्वास ही संबंध के प्रति विश्वास में व्यक्त होता है। स्वयं मतलब शरीर के मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अपने होने को पहचान लेता हूँ, है ना, तो मैं अब ठोस धरातल पे खड़ा हो गया जो नहीं हिलता है। शरीर परिवर्तनशील है, मैं अमर हूँ, मैं नहीं मरता हूँ, इसको धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये ठोस धरातल हो गया। और संबंध को पहचानने वाला कौन है? संबंध को निभाने वाला कौन है? नहीं निभाने से सुखी दुखी होने वाला कौन है? संबंध को निभाने का माध्यम कौन है? माध्यम शरीर। तो ये बात क्लियर हो गया। तो संबंध को पहचानने वाला मैं है, संबंध को निभाने वाला मैं है, नहीं निभाने से सुखी दुखी होने वाला मैं है, संबंध को निभाने का माध्यम शरीर है। तो यदि मैं अपने आप में स्वयं में विश्वास को पा जाता हूँ, का मतलब फिर मेरे अंदर अभाव की मानसिकता रहेगी, भय रहेगा, दुख रहेगा, समस्या रहेगी कि समाधान रहेगा? समाधान रहेगा। और आप कैसा होना चाहते हो? आप भी ऐसे ही होना चाहते हो, है ना? तो यदि आप भी ऐसे ही होना चाहते हो तो मैं आपको सहयोग करूँगा, आप भी ऐसा ही होने लगोगे, तो हम दोनों खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखो, आज हमारे शिविर का दूसरा दिन है। कल से बेहतर है कि नहीं? कल से बेहतर है कि नहीं? हर दिन कल से बेहतर होता जाएगा। आपकी लिसनिंग, आपका कंसंट्रेशन, आपकी खुशी, आपका चीज़ों को देखने का तरीका, ये लगातार बदलेगा। और लगातार आप अपने आप में एक हल्कापन महसूस करेंगे, आराम महसूस करेंगे। जिंदगी के प्रति एक संभावना से, एक सुखद संभावना के रूप में ज़िंदगी को देखते जाएंगे। तो हर दिन हमारे बीच में हार्मनी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो अपेक्षा है अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने परिवार को लेके, वो लगातार पूरी होती हुई दिखाई देगी। इसका नाम संबंध है। परिवार में क्यों गैप्स आ रहे?
हम जो एक दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही हैं, तो या तो अपेक्षाएं ठीक नहीं हैं या सामने वाले की पूरा करने की योग्यता नहीं है, तो हमारे बीच में दूरियां आ रही हैं। यहाँ आपको अपने आप से क्या अपेक्षाएं हैं, ये जितना आपको पता है, मुझको उससे ज़्यादा पता है या मुझको उतना पता है। तो मेरे को पता है कि आपके पहले दिन आपकी स्थिति कैसी होगी, दूसरे दिन क्या होने वाला है, तीसरे दिन क्या होने वाला है, लास्ट में आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो, मेरे को पहले से ही पता रहता है। जादू है कि नहीं? जादू। और ऐसा जादू आप भी सीख सकते हो। कितने लोग जादू सीखना चाहते हैं? तो 7 दिन में आपको ये भरोसा होने लगेगा, ये कोई खास बात नहीं है। तो जब मैंने पहला शिविर किया था तो मैं 2-3 मामलों को लेकर डरा हुआ था। एक तो ये कि पहले से ही मेरा 91 में शादी हुआ और 96 दिसंबर मेरे ख्याल से पहला शिविर हुआ। लगभग 7 साल का ड्यूरेशन बीच में था। उस बीच में हम तो नौकरी वोकरी छोड़ के जो समाज में उठा पटक करनी थी कर ही रहे थे, तो पत्नी नाराज ही रहती थी, ये तुम क्या कर रहे हो। अब कैसे समझाएं, दुनिया को समझाएं, पत्नी को समझाएं, कोई समझ नहीं रहा है। मेरे को एक और थोड़ा सा था कि मैं किसी बात को बार बार नहीं बोल सकता। जब मैंने पहला शिविर किया तो मेरे सामने 2 समस्याएं बहुत बड़ी थी। इसको भी समझ गए तो बार बार तो बोलना पड़ेगा। मैं उसके पहले, हम लोग गायत्री परिवार में साथ काम करते थे। मेरे को याद है मैं 2000 की ऑडियंस के सामने भाषण दे के मंच के पीछे आके उल्टी करके आया था, क्योंकि मैं वही एक भाषण बार बार दे रहा था। हम वाटरशेड मैनेजमेंट में सरकार के साथ काम करते थे, तो मेरे को इस बात का डर था कि यार बार बार मैं कोई चीज़ को बोल नहीं सकता, और ये समझ में आ गया तो फिर बार बार बोलना पड़ेगा। और अभी घर से बाहर जाते हैं तो पत्नी नाराज़ ही होती है, लौट के आते हैं तो उसको मन ठीक नहीं रहता है। और ये शिविर समझ में आ गया तो 10 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा, उसके बाद तो डिवोर्स पक्का। ये 2 बड़े डर थे। और आज 20 साल तो हो ही गए और पत्नी साथ में है तो सब ठीक ठाक ही है। तो किसी बात को बोलना भी कितना सुखदाई। कितने लोग हैं जिनको बोलने का पता है, कि जो टीचर हैं या बोलने का काम करते हैं? कितने लोग हैं? काफ़ी सारे लोग हैं शिविर में जो बोलने का काम करते हैं। आप भी समझते हैं कि बोलना क्या होता है ना? तो किसी बात को इतने लंबे समय तक बोला जा सकता है, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। मैं 20 साल से बोल रहा हूँ और इतना इंटेंसिव ही बोल रहा हूँ, फिर भी ना मुझको थकान आई और ना सुनने वालों को थकान आई। तो इसका मतलब है कि ज्ञान के बारे में सुनते थे कि ज्ञान जैसे संबंध कभी पुराना नहीं होता है। यदि हम सही अर्थों में संबंध को पहचानते हैं, शरीर के साथ संबंध को पहचानना है, तो शरीर पुराना होता है, इसलिए संबंध पुराना होता है। यदि मानव के रूप में संबंध को पहचानते हैं तो संबंध कभी पुराना नहीं होता, है ना? हमारा 32 साल शादी को हो गया। 32 सालों में जो ताजगी पहले दिन थी वो ताजगी आज भी है, वैसे ही ताजगी है, उसमें कोई पुरानापन नहीं आया। तो उतना जी के बोल रहा हूं। तो हम जब संबंध मैं को मैं से संबंध पहचानते हैं तो मैं पुराना होता है। आयु किधर है? आयु किसकी है? शरीर की है कि मैं की है? आयु तो शरीर में है, इसलिए शरीर पुराना होता है। मैं में आयु होता ही नहीं है, उसको धीरे से समझेंगे। यदि मैं और मैं के बीच में संबंध को पहचानते हैं तो संबंध शरीर के साथ भी है, शरीर के बाद भी है। इसलिए वो इतना लंबा बना दिया। और 7 जन्मों से भी लंबा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। खैर, कुछ बातें गहरी हैं, अभी करना वक्त के पहले हो जाएगा। लेकिन इससे ये तो हमको ध्यान में आ गया कि ये मैं को पहचाने बिना, क्योंकि बेसिकली मैं शरीर नहीं हूँ,
इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्वयं को पहचान पाया, मैं खुश हो पाया, और आप भी खुश होना चाहते हो। मेरे को पता है कि आप कैसे खुश होते हो, इसका नाम संबंध है। कल क्या चर्चा हुई थी? मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, आप पाना चाहते हो, मैं दे के खुश होता हूँ, आप पा के खुश होते हो, दोनों खुशी मनाते। इसमें कम ज़्यादा की बात नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के साथ पूरक होने की बात है, एक दूसरे के साथ चलने की बात है। तो इसका नाम संबंध है। ऐसा हम संबंध को पहचानते हैं जब एक मानव स्वयं में तृप्ति पा लेता है, संबंध में तृप्ति पा लेता है। तो एक तीसरी घटना घटती है कि परिवार में समृद्धि आ जाती है। परिवार में समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। ये समृद्धि को एक नई घटना घटती है। क्या घटना घटती है? क्या घटना घटती है? देखो, यदि मैं अपने में तृप्त हो जाता हूं और संबंध में तृप्त रहता हूं, फिर मेरे को मेरी शर्ट से पहचान बनानी पड़ेगी, फिर मेरी पहचान शर्ट से होगी, फिर मेरी पहचान गाड़ी से होगी, कि मेरी पहचान मेरे साथ सुरक्षित, मेरे समझने से मेरी पहचान होगी। और वो समझ के जैसा मैं जीता हूं, बढ़िया सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर, अपनी इंपॉर्टेंस को जानकर तृप्त होता है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मानव की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, अभी हम क्या बोलते हैं, नहीं हमारे परिवार में हमारी इंपॉर्टेंस है, मेरे परिवार में, परिवार को मेरी ज़रूरत है। परिवार से पूछो तो बोले दुखी इसी से हैं। तो कुछ तो भी लोचा है। तो मानव की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो उसको पूरी सृष्टि में सबसे अलग बनाती है, कि उसमें समझने की ताकत है। बस, हाथी हमसे आकार में बहुत बड़ा, पक्षी उड़ लेता है, हम उड़ नहीं सकते। लेकिन मानव में जो विशेषता है पूरी सृष्टि में, जो उसको महत्वपूर्ण बनाती है, कि मानव में समझने की क्षमता है, समझने का पोटेंशियल है। और समझने की क्षमता कितनी है? सीमित है कि असीमित है? असीमित है। तो जिसने अपनी असीमित क्षमता का समझने के लिए उपयोग किया, वो जो समझने का क्या है? कॉन्फिडेंस क्या है? क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। किसी भी चीज़ के बारे, जिस चीज़ के बारे आपको खाना बनाने के प्रति क्लैरिटी है, तो खाना बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस है। किसी को कार चलाने के लिए क्लैरिटी है, तो कार चलाने का कॉन्फिडेंस है। तो बेसिकली मेरी क्लैरिटी ही मेरा कॉन्फिडेंस है, और जिंदगी को लेके क्लैरिटी है, तो जिंदगी के प्रति कॉन्फिडेंस। तो धीरे से फिर मेरी पहचान का आधार ही बदल गया, है ना। अभी तक मैं हिलने डुलने वाले धरातल पे खड़ा था, तो लगातार रूप, बल, धन और पद के साथ पहचान ढूंढ रहा था। तो परिवार में समृद्धि आती है, और यहाँ हमको पता चला कि एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या है, और एक मानव के जीने का स्वरूप क्या है। तो यहाँ मैं दो शब्दों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे एक पूर्ण शब्द है, पूर्ण। पूर्ण का परिभाषा क्या होता है? पूर्ण मतलब कंप्लीट। राम का घर शाम के सामने। पूर्ण मतलब कंप्लीट। तो राम का घर शाम के सामने, शाम का राम के सामने, दोनों का आमने सामने। ढूंढोगे तो न राम मिलेगा न शाम मिलेगा। तो पूर्ण का मीनिंग कंप्लीट है कि पूर्ण का पर्यायवाची शब्द कंप्लीट है? तो पूर्ण का मीनिंग क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची में सिनोनियम्स। तो इंग्लिश में बोल देने से मतलब समझ में नहीं आया।
मीनिंग समझे तो समझ में आया। तो पूर्ण का मीनिंग है जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, उसका नाम पूर्ण है। पूर्ण का मीनिंग है जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, उसका नाम पूर्ण है। ठीक हो गया? तो एक परिवार की पूर्णता क्या है? एक परिवार की पूर्णता क्या है? हम एक परिवार के रूप में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में संबंध अच्छे रहें। और क्या चाहते हैं? किसी भौतिक वस्तु का अभाव ना हो। इतना ही तो है बस, और क्या चाहते हैं? तो इसका मतलब है एक परिवार के रूप में हमारे परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो और किसी वस्तु का अभाव ना हो और ये हमेशा बना रहे। तो जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है और ना कुछ कम किया जा सकता है और जिसकी निरंतरता है, इसका नाम पूर्ण है। तो परिवार की पूर्णता क्या हो गई? तो परिवार की पूर्णता का मतलब है संबंध हमेशा हमेशा के लिए गिला शिकवा शिकायत से मुक्त है, परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त है और ऐसा हमेशा ही बना रहता है। इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो खराब लगेगा और जोड़ेंगे इसमें क्या, जब निरंतरता ही होगी तो और क्या जोड़ देंगे। तो ये परिवार की पूर्णता को हमने पहचाना। इसलिए परिवार के जीने का स्वरूप, दुनिया के सभी परिवारों के जीने का स्वरूप क्या निकला? दुनिया के सभी परिवारों के जीने का स्वरूप क्या बना? शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार। नेगेटिव भाषा में बोला, पॉजिटिव भाषा में कहें तो समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार। पॉजिटिवली कहें तो समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार। थोड़ा नीचे की तरफ से बोलें तो शिकायत और अभाव से मुक्त जीता हुआ परिवार। ये यवतमाल में लागू होता है कि पूरे देश में लागू होता है? पूरे देश में होता है कि पूरे विश्व में होता है? सभी धर्म, सभी जाति, सभी देश, सभी काल। तो एक बात समझ में आई कि संसार में सभी परिवारों के जीने का स्वरूप एक है। उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते, आप कुछ घटा नहीं सकते। केवल उसको कैसे पाना है, कैसे जीना है, उसके लिए कोई तैयारी कर सकते हैं। बाकी हिला डुला नहीं सकते। आपके पैदा होने के पहले से सब तय है। कितने लोगों तक बात पहुंची? ठीक। और परिवारों के जिंदा रहने का स्वरूप सब जगह एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? जिंदा रहने का अलग अलग रहेगा, क्योंकि हमारे जिंदा रहने के तरीके अलग अलग रहेंगे। कोई कॉटन का काम करेगा तो कोई आईटी का काम करेगा, तो कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई खेती करेगा तो कोई गाय पालेगा, और कितने काम हो सकते हैं, है ना। और अंटार्कटिका में रहेगा तो क्या करेगा? वहाँ तो ना गाय पालेगा, ना खेती करेगा, वो कुछ और ही करेगा। इसका मतलब है देश काल परिस्थिति के अनुसार जिंदा रहने का डिज़ाइन सब जगह अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग ही होगा। लेकिन सभी जगह जीने का डिज़ाइन एक होगा कि अलग अलग होगा? बस। तो जिसको अभी तक अलग अलग बोल रहे थे वो क्या निकला? जिंदा रहने का डिज़ाइन अलग अलग ही रहेगा। हमारी शक्लें एक जैसी हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग ही रहेंगी। शक्लें, कलर, कपड़े, खान पान, उद्योग, उत्पादन, ये सब अलग अलग ही रहने वाला है। इसकी आवश्यकता भी है। जिंदा रहने के लिए हमको कोई स्किल की आवश्यकता है।
और जीने के लिए हमको कोई समझ की आवश्यकता है, समाधान की आवश्यकता है। ये दो अलग अलग दुनिया है। तो जो कुछ भी अभी तक हम कर रहे थे वो सब क्या था? स्किल है। तो खेती करना, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, ये सब स्किल है। और एमए पॉलिटिकल साइंस क्या है? एमए समाजशास्त्र क्या है? एमए मनोविज्ञान क्या है? ये भी स्किल है। इससे भी एमए मनोविज्ञान समाजशास्त्र करके एक नौकरी मिलती है, उससे आपका घर चलता है, उससे समझ में कुछ नहीं आता है। कितने लोग नाराज है मेरे से? चलो पूछ लेता हूं, कितने लोगों को एमए सोशियोलॉजी करके समाज समझ में आ गया और उन्होंने समाज में कोई इनोवेशन किया? बता दो। कितने लोगों को एमए साइकोलॉजी करके साइके समझ में आ गया और अब वो हमेशा खुश रहते हैं? कितने लोग भारत में जो सारे नेता हैं उनमें से कितने लोगों ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और पॉलिटिकल साइंस करके उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा काम किया? समझ में आया? तो बेसिकली जो कुछ भी हम ह्यूमैनिटीज़ के नाम पे पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी कोई ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि उसमें मानव समझ में आता ही नहीं है ना। एमए साइकोलॉजी बेसिकली मेरे को भी कई साल बाद पता चला वो एक बीमार आदमी की मानसिकता का अध्ययन है। स्वस्थ कैसे रहेंगे, मानसिकता स्वस्थ कैसे होगी, उधर वो जाता ही नहीं। हाँ, ये भी मेरे को भी कई साल बाद, क्योंकि हमने तो किया नहीं, तो हम सोचते थे यार ये कोई साइकोलॉजी कर रहे हैं तो इनको कुछ समझ में आता होगा, चलो यार साइकोलॉजी कर लो, ये अच्छी ब्रांच है ना। धीरे से बाद में समझ में आया वो बीमार आदमी की मानसिकता का अध्ययन है। उसको पढ़ने से आदमी को सब में वो बीमारी ढूंढने लगता है ना। और उसके नाम है बहुत बड़े बड़े। अच्छा, इसको ये वाला डिसऑर्डर है, सबके डिसऑर्डर देखते देखते खुद डिसऑर्डर में चला जाता है? सही है? सही बोल रहा हूँ? साहब साइकेट्रिक बोले ऐसा हो जाता है। तो अधिकांश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए हेडेक ही होते हैं। बहुत मुश्किल है। मैं कुछ चीज़ें चाहे मजाक में बोलता हूँ, लेकिन मैं उसका मीनिंग भी मतलब ऐसे ही इतने में हल्के में भी नहीं कह रहा हूँ। ये सब करके हमको मानो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, किया क्या जाए। तो एमए मतलब मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री, आप मास्टर हो गए हैं किसी विधा में। सोशियोलॉजी, समाज के आप मास्टर हो गए हैं। वो एग्जाम डे में कुंजी पकड़ के पास होते, तो कोई मतलब नहीं। धीरे से वो क्लैरिटी बनेगी। तो इसका मतलब है कि ये सब करने से भी हमको एक नौकरी मिलती है, उससे हमारा घर चलता है, जिंदगी के लिए कुछ निकलता है, ये कहना मुश्किल है। तो इसका मतलब वो भी स्किल्स है और यहाँ हमको समाधान की ज़रूरत है। और मैंने ये भी आपको पहले कहा कि जो कुछ भी तमाम दुनिया में धर्म, अध्यात्म और दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिला के जो कुछ भी चल रहा है, वो 3 चीज़ों के आंसर हमको दे पाए। मेरी पहचान क्या है, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीने का तरीका क्या है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को दूसरों से प्रभावित हुए बिना पूरा किया जा सके तो ज़िंदगी मिल जाए, ये अभी तक खाली है, ये नहीं मिल रहा है। इसलिए जो कुछ भी आपके सामने कहा जा रहा है ये कुछ नया है, कुछ अलग है। कैसे अलग है वो धीरे धीरे 7 दिन में ध्यान में आएगा। अब ऐसा परिवार हो गया तो ऐसा परिवार दूसरों के साथ क्या करेगा? यदि ऐसा परिवार कैसे होगा इसको 7 दिन में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा परिवार हो गया दूसरों के साथ में क्या करेगा? तो सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? डरा हुआ आदमी क्या करेगा? दबा हुआ आदमी क्या करेगा? प्रभावित हुआ क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो देखो, जो कुछ भी अभी हम सम्मान के नाम से कर रहे हैं वो प्रभावित होना और प्रभावित करना है, उसमें सम्मान नहीं है।
इसको वक्त आएगा तब कर दूंगा, लेकिन धीरे से इस बात पे ध्यान चला। मैं तो कल किया था, हाँ कल मैंने किया था ना, फिर से याद दिला रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ। जैसे हम होटल में गए तो किसका सम्मान है? आप होटल में गए और बैरे ने आपको सलाम मारा तो किसका सम्मान है? क्या करते हो मतलब? नहीं किया था? यहाँ नहीं किया? ओह अच्छा, गुजरात में किया हो। अब क्या पत्नी साथ बैठी है तो बोली यहाँ नहीं किया, गुजरात में किया है। वो क्या वही बात तो बोलनी है। अब मैं भी भूल जाता हूँ कहाँ बोला है कहाँ नहीं बोला है। तो आप होटल में जाते हो, बैरा आपको सलाम मारता है तो क्या चीज़ को सलाम मार रहे हो? आपकी जेब, बस। फटे कपड़े पहन के चला जाओ, घुसने नहीं देगा। तो ये पैसे का सम्मान है। छोटे पद वाला बड़े पद वाले को सलाम मारता है, ये किस बात का सम्मान है? ये पद का सम्मान है। छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र वाले का थोड़ा लिहाज करता है, ये किसका सम्मान है? उम्र का। ठीक, तो उम्र का हो गया, पद का हो गया, प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल है, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, है ना। तो सीनियर जूनियर सीनियर को सम्मान देगा, ये किस बात का सम्मान है? सीनियरिटी मान लो, जैसे इंजीनियरिंग कोई पुराने समय में किया, कोई थोड़ा बाद में किया, वो आपस में सर ही बोलते हैं, चलता है। ठीक हो गया। फिर हम भी सोचें कि हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जब पार्टीज में जा रहे हैं, हम भी एक जगह एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं? दूसरे को प्रभावित करना सोच रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा कपड़ा पहन के जाऊँगा, मैं एक ऐसी गाड़ी में जाऊँगा, और जिनकी बड़ी वाली गाड़ी है उनकी और मुसीबत हो जाती है। वो क्या, शादियों में गाड़ियाँ दूर छूट जाती हैं। दिल्ली में गाड़ी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो आप कौन सी गाड़ी में आए ये मैटर करता है। अब गाड़ी छूट गई पार्किंग में, और मुश्किल से दोस्त की मांग के लाया था, यार जरा बड़ी वाली मीटिंग में जा रहा हूँ गाड़ी दे दे, और गाड़ी छूट गई पार्किंग में। अब क्या करूँ? तो मेरे को टेबल पे जाके पहले की चेन रखना पड़ता है। की चेन ऑडी का है, तो मैंने पहले टेबल पे जाके की चेन रखा और सामने वाले को बताया, देख ऑडी से आया हूँ। गुजरात में उसको बोलते हैं चूड़ी वाली गाड़ी, चूड़ी वाली। गुजरात में लोगों के पास ज़मीन का पैसा बहुत आया, तो उनको अंग्रेजी तो कुछ समझ में नहीं आती, उनको पता है 4 छल्ले वाली गाड़ी की इज्जत है, तो कहते हैं चूड़ी वाली गाड़ी लेनी है। उसमें वो 4 रिंग है, उसका जो है ना लोगो जो है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, और सामने वाला प्रभावित हो जाए तो लगता है यार मजा आ गया। फिर सोचो कि ये क्यों प्रभावित कर रहे हैं। ये गजब का है, ये निकलेगा ना तो अभी देखना कैसा मजा आएगा, सारा मजा खराब होने वाला है अभी। तो कौन किसको प्रभावित करता है और क्यों प्रभावित करता है? तो जो जिस बात से चोट खाया है, कोई किसी की गाड़ी से प्रभावित हो गया और कोई लाल बत्ती से प्रभावित हो जाता है। तो मैं कहता था कि लाल बत्ती गाड़ी रोड पे नहीं जाती है, किसी की छाती से गुजर के जाती है। अब जो जिससे प्रभावित है वो मौका आने से उसको वही चीज़ से प्रभावित करता है। हमारी धर्मपत्नी जो है, इनको अदरक की चाय पीना बहुत पसंद है, तो एक कहीं बाहर जाती है तो पर्स में अदरक की रख के ले जाती है। फिर सामने वाले के यहाँ अदरक होगा कि नहीं होगा, तो मौका मिलेगा अपना अदरक डाल देंगे, और अदरक की चाय पिला के भी बहुत खुश होती है। तो जिसको जो पसंद है, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा, अदरक वाला अदरक बांटेगा। अब मैं आपके यहाँ गया था और आपकी गाड़ी देख के प्रभावित हो गया। अब मैं गाड़ी से चोट खाया हुआ आदमी, अब मैं एक दिन गाड़ी लूंगा, वही वाली उससे बड़ी गाड़ी लूंगा और आपके घर आऊंगा। तो इसका मतलब है हम पूरा समाज घायल समाज,
हम सब चोट खाए हुए लोग हैं, और जो जिससे चोट खाया है दूसरे को वही चोट देके खुश हो रहा है। तो दूसरे को चोट देके अपनी चोट पे मलहम जैसा लगता है कि हाँ अब कुछ ठीक हुआ। इसको हम सम्मान बोल रहे हैं। भाई आपको इतना ही अच्छा लगता है पार्टी में वो जो पार्टी वाले कपड़े हैं, तो एक दिन संडे के दिन सुबह तैयार होके नहा धो के पार्टी वाले कपड़े पहन के घर में सोफे पे बैठ जाओ और शाम तक बैठे रहो और अलग अलग एंगल में सेल्फी लेते रहो। कोई मजा नहीं आ रहा है। जब तक कोई देख के हमको जले नहीं, हाँ वो तारीफ का अगला स्टेप वही है। पहुंचाना तो वहीं चाहते हैं। दूसरे को बताना यही है कि मैं जो हूं वो तुम नहीं हो। तो देखो ऐसा सोचने से कैसा निकलता है, फिर अपनी गरीबी दिखने लगती है, यार क्या कर रहे हम। तो आपको कोई कपड़ा अच्छा लगता है, कोई कलर अच्छा लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कोई चीज़ अच्छा लगने की सीमा में हम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं, ये मेरी गरीबी ही व्यक्त होती है। ये मैं चोट खाया आदमी हूं जो अपनी चोट को व्यक्त कर रहा हूं। क्या ऑब्जेक्शन है तो बोलो, मानना नहीं। कैसा लग रहा है? तभी आप पार्टी से आके क्या करते हो, सबसे पहले उतार के कपड़े ऐसे फेंकते हो जैसे जेल से बाहर निकले हो। पहले तो देख लेते अपने आप को एक बार आईने में। वो तो जाते समय देखते हो। अच्छा ये मेरे को नहीं पता था। हाँ मतलब किस किस को घायल करके आया एक बार देख तो लूं। भैया घायल करने का रेंज बढ़ गया है सोशल मीडिया के कारण। हाँ ये और नई मुसीबत आ गई है। अब घर बैठे बैठे ही घायल करते रहो। ऑस्ट्रेलिया घूम के आया हूं, अब सब पे दबाव हो गया। अब उसको अपनी गरीबी में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ रहा है, क्योंकि आके आके डालना भी है कुछ। तो ऐसा बहुत सारा हो गया है। तो हम सब ने एक रूटीन बना लिया है कि साल में एक बार तो फॉरेन जाना चाहिए, है ना। जबकि बहुत सारे लोग जो टूर में फॉरेन जाते हैं वो किसी को बता नहीं पाते कि वहाँ से कितने दुखी होके आए। वो टूर वाला जो दौड़ाता है आपको और दूसरे को बताते हैं बहुत मजा आया, तुम भी जाना। भला हम दुख पाए तो तुम भी पाके आओ। तो बताओ क्या निकला है? जो जिसके पास है। अच्छा ये समझ में आ गया, जो जिसके पास है उसको बांटेगा, फिर अपन बैठ के मजे ले सकते हैं। हाँ ये मजे लेने का भी बहुत तगड़ा काम है इसमें। हमारी एक मकान मालकिन थी, हमारे फादर जॉब में रहे तो मकान बदलते रहते थे। तो मैं तो बीच बीच में, मैं तो बाहर रहा घर से, तो बीच बीच में घर जाता था। तो पंजाब में एक जगह थी, तो वहाँ एक हमारी मकान मालकिन थी। तो वो शाम को आ जाती थी 5 बजे के आसपास। फिर ना वो ऐसे आके बैठती थी, ऐसे बैठती थी। उसकी 4-5 उंगलियों में मोटी मोटी अंगूठियाँ। फिर वो बोलती थी सुन वे बेबे। अब जब तक आप अंगूठियों की कहानी नहीं पूछोगे ना, आंटी ये अंगूठी कहाँ से आई, सबकी एक कहानी थी। और वो कहानी हम कई बार सुन चुके थे, पर उसको हर 2 दिन बाद फिर वही कहानी सुनानी है। तो जब तक वो ऐसे ऐसे करेगी, तो जब तक आप पूछोगे नहीं अंगूठियाँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आई, है ना, तब तक वो छोड़ेगी नहीं। तो ऐसी तमाम घटनाएं आप देखोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई गाड़ी चमका रहा है तो समझो बेचारा गाड़ी से घायल है। कोई कपड़े चमका रहा है तो समझो भाई कपड़े से घायल है। तो आप आराम में आ गए कि नहीं? अब आप अपने मजे के साथ हो, जो दूसरा आपको प्रभावित कर रहा था, आपका प्रभावित ना होना उसके लिए बहुत बड़ी चोट है।
और उसके लिए चोट हो मत ना हो, कम से कम आप चोटिल मत हो, आप घाव मत करो, तो फिर हमको वो ना दिखने लगता है। तो दर्शन में अध्ययन की बहुत सुंदर परिभाषा है कि ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। ये 7 दिन आपके पास ज्ञान की रोशनी आएगी। ज्ञान की रोशनी का मतलब ये अस्तित्व नियम पूर्ण है, वो नियम क्या है, ये रोशनी हमको 7 दिन में 6 दिन में आएगी और फिर उसके बाद भी आती रहेगी, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ महत्वपूर्ण है कि क्यों कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या कर रहा हूँ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है। तो एक बार मेरे को मेरा इंटेंशन दिखाई देता है, मेरे पीछे उसकी चाहना दिखाई देती है, तो मेरे को समझ में आता है कि यार मैं अंदर से कितना कॉम्प्लिकेटेड हूँ या मेरी अंदर की स्थिति कैसी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, इस पे हमारा ध्यान जाएगा। तो इसका मतलब है एक परिवार जो सुखी और समृद्ध हुआ है, एक परिवार जो शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हुआ, दूसरे परिवारों के साथ क्या करेगा। तो दूसरी घटना है, अच्छा कुछ नहीं, जैसा है वैसा दूसरे को बनाएगा। तो दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो सके तो आपका परिवार बढ़िया जी रहा है, इसका मतलब कितने बढ़िया परिवार मल्टीप्लाई हुए हैं। मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं तो आपको गलत फहमी है कि आपका परिवार ठीक ठाक है। कैसा रहेगा। हम ऐसे ही अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो भैया आप अच्छे हो तो कितने मल्टीप्लाई हुए। पैसे वाला पैसा मल्टीप्लाई करता है, टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी मल्टीप्लाई करता है, बीज से पेड़ बीज मल्टीप्लाई करता है, पशु वंश से पशु मल्टीप्लाई करता है। हमको कोई ज्ञान है, हमको कोई आचरण है, हमारे परिवार में कुछ अच्छी स्थितियाँ हैं, कितना मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई होना ही एकमात्र पहचान है कि आपकी स्थिति क्या है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई समाज में दिखावे की बहुत परंपरा है, तो उसने दिखावा समाज में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। आज सभी शादियां 5 स्टार होटल में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, शादियों में तमाम तरह के खर्चे हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं, जिसके पास जो था वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसके मतलब है कि यदि दूसरे की मैं गाड़ी से प्रभावित हुआ, पूरे शिविर का सार क्या है, यदि मैं दूसरे की गाड़ी से प्रभावित हुआ तो मैं किसी के आचरण से भी तो प्रभावित हो सकता हूँ। यदि किसी की गाड़ी से प्रभावित होकर मैं गाड़ी ले आया तो किसी के आचरण से प्रभावित होकर मैं आचरण भी ले आया, बस इतना ही तो काम है। कैसे हो सकता है कि नहीं। कुल मिला के आदमी प्रभावित होता है, तो प्रभावित होना गलत नहीं है, लेकिन सही दिशा में प्रभावित हुआ जाए, है ना। मैं प्रभावित होकर एक कार तो ले आया, पर उसकी किस्त कौन पटाएगा, किस्त तो मैं पटाऊंगा। तो एक ये घटी घटनाएं है ना, सब अपने आसपास भी देख लीजिए। किसी एक शिविर में आदमी को लाखों की कमाई होती है, एक शिविर। कैसे, कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि अब ये घर बदल देना है, कुछ लोग तो और भी कुछ बदलने का सोच रहे होते हैं। शिविर करके समझ में आता है कि नहीं यार सब ठीक ठाक ही है। तो घर बदलने का सोच रहा है तो 50 लाख का बजट बचा कम से कम। अब वो 2 करोड़ का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है। गाड़ी बदलने की सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी की बदल गई है, नहीं तो बच्चे तंग कर रहे हैं, पापा क्या वही गाड़ी, पापा तो और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, है ना। तो ये सारे मामले में यदि हमारी, मैं क्यों बदल रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि नीचे का आधार हिल रहा है। यदि वो नीचे वाला आधार नहीं हिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक ही हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो मेरे पास अनावश्यक दबाव था उससे मेरे को मुक्ति होती है। तो इसका मतलब है दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, इसी का नाम भय मुक्त समाज है। तो भय मुक्त समाज का आधार परिवार ही है। हम सभी कैसा चाहते हैं, भय मुक्त समाज चाहते हैं। भय मुक्त समाज हो गया तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ कैसा जिएगा, तो प्रकृति में संतुलन, इसी को बोला सह अस्तित्व। तो क्या हुआ, तो फाइनली क्या निकला, मानव में समाधान, मानव को
प्रकृति के नियम की समझ आ जाए, प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन के साथ हो जाए, मानव में समाधान, परिवार में समाधान और समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति में सह अस्तित्व, संतुलन, इसको बोला मानव लक्ष्य। तो आपके पैदा होने के पहले से आपका लक्ष्य तय है। आपके पैदा होने से पहले से जिस तरह से आपके भीतर सुख की चाहत मौजूद है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से वो सुखी होने का तरीका क्या होगा, उस सुख तक पहुंचने की स्थिति क्या होगी, वो भी पहले से तय है कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। उसके अलावा कुछ भी करेंगे नहीं पहुँचेंगे। इतिहास गवाह है, हमने हजारों साल लगाए हैं, हम उस मंजिल को तो नहीं पा सक रहे हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो मानव लक्ष्य क्या हो गया? हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य एक है, भूमिकाएं अनेक हैं। लक्ष्य क्या हुआ? एक। लक्ष्य एक क्या हुआ? सभी मानव समझदार हो जाए, सभी परिवार समाधान और समृद्धि के साथ में जिए, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। ये हमारी ज़रूरत है कि नहीं है? तो इसलिए बार बार क्या चर्चा आती है, कल आपकी बेटी कहाँ जाएगी? किसी समाज में ही जाएगी ना। और बेटी कहाँ से आएगी? समाज से आएगी। और बेटा पढ़ने कहाँ जाएगा? समाज में जाएगा। बेटी पढ़ने कहाँ जाएगी? आप धंधा कहाँ करोगे? समाज में। तो इसका मतलब ये हुआ, घर में तो केवल शरीर को यदि सही अर्थों में देखें तो घर का पर्पस क्या है? अभी जहाँ तक देखें तो घर का पर्पस क्या है? घर ज़्यादा किस बात के लिए है आजकल देखें तो? जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? घर तो ज़्यादा जिंदा रहने के अर्थ में है। शाम को आए, टंकी भरी, सो गए, सुबह टंकी खाली, फिर टंकी लोड किया और अगले दिन टंकी लोड करने का जुगाड़ करने के लिए निकल गए और इस बीच में 2-4 टंकियाँ और बना दी। तो यदि सही अर्थों में देखें तो अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें घर ज़्यादा शरीर के अर्थ में है, मैं के अर्थ में घर कितना है, और ज़्यादा हमारा प्राइम टाइम कहाँ निकल रहा है? 9 से 5 तो घर से बाहर हैं। पहले तो पुरुष बाहर था, अब तो महिलाएं भी बाहर हैं। तो देखा जाए तो घर में तो हम सोने के लिए आ रहे हैं। यदि आज पढ़े लिखे वर्ग में देखें तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो हम तो समाज में ही रह रहे ज़्यादा समय, घर तो केवल सोने के लिए आ रहे हैं। वो जो समाज जिसमें हम जा रहे हैं, यदि मैं सुख शांति से रहना चाहता हूँ, मेरा परिवार सुख शांति से रहना चाहता है, वो समाज कैसा होगा? तो ये हमारी ज़रूरत है कि समाज सेवा है? ये ज़रूरत है कि समाज सेवा है ना? तो घर में कोई कमी रह जाए, घर में कमी क्या रहेगी? एसी नहीं है, छोटा घर है, कुछ और हो सकता है, किराए का हो सकता है, ये तो फिर भी आगे पीछे पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि समाज में भय है, जैसे मैं आपको यहाँ मैंने कहा कि नहीं कहा, दिल्ली में लगभग स्थिति ऐसी है कि एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को छोड़ के, है ना, बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ के घर में निश्चिंत होकर काम कर ले। अब ये स्थितियाँ दिल्ली में नहीं, क्योंकि उसको डर है कि मेरे बच्चे के साथ कोई गलती हो जाएगी। तो ये समाज हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम भयभीत हो रहे हैं कि भय से मुक्त हो रहे? भयभीत हो रहे, है ना। तो ऐसे समाज की हमको आवश्यकता है क्या? तो धीरे से ये बात समझ में आया कि बेसिकली यदि मेरे भीतर यदि मैं सुख की निरंतरता चाहता हूँ, है ना, मैं जीना चाहता हूँ, जीने का मतलब मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, मैं उसकी निरंतरता भी चाहता हूँ, है ना, और ये चाहता हूँ तो उसको पूरा करने का एक ही तरीका है कि सभी समझदार हो जाए, है ना, और ये मानव लक्ष्य पूरा हो जाए। तो ये मेरी चाहत है
ये इसको पूरा करने का तरीका है और इसको समझने के लिए अगला 6 दिन है। ठीक, एक लेवल की बात पूरी हो गई। कुछ थोड़ा सा समराइज कर लें। फाइनली ये क्या है? तो इसको कहेंगे जिंदा रहना, इसको कहेंगे जीना। और जिंदा रहने में अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए कि जिंदा रहना और जीना दो अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात है? अलग अलग बात है। जिंदा रहने में जीना शामिल है, जीने में जिंदा रहना शामिल है कि नहीं? शामिल है। जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल है? नहीं शामिल है। क्लैरिटी आ गई? कितने लोग हाथ उठा कह सकते हैं कि जिंदा रहना और जीना अलग अलग है? हमारी क्लैरिटी आ गई? आ गई। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ आप कैसा जवाब देते हैं, है ना? कितनी क्लैरिटी आई है अब पता चलेगा। एक एग्जाम्पल जो मुझको बहुत बढ़िया लगता है, हमेशा मैं वो लेता हूँ। मैंने मित्र भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट किया। हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। मैंने मित्र भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट किया। तो ये मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने की एक्टिविटी है कि ये जीने की एक्टिविटी है? जीने की एक्टिविटी है। गुड, हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है कि मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जीने की एक्टिविटी है? हाथ उठाइए। अरे कुछ ही लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोग नहीं उठा रहे। कितने लोगों को लगता है कि ये जिंदा रहने की एक्टिविटी है? कितने लोगों को लगता है टोटल कंफ्यूजन है? कंफ्यूज लोग हाथ उठाएं। भाई जो दोनों में नहीं उठाए वो कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज लोग हाथ उठाएं। तो ज़्यादा लोगों ने इसको जीने की एक्टिविटी बताया। तो जिन्होंने जीने की एक्टिविटी बताया वो माइक उठाएं और समझाएं कि उनको क्यों लगता है कि ये जीने की एक्टिविटी है। और जिन्होंने जिंदा रहने का बताया वो अपनी बताएं, और जो बीच वाले थे वो भी अपना कुछ बता दें। माइक उठाइए। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। अभी जिंदा रहने के लिए अपन को पैसे, जिंदा रहना मतलब बस जीना है, जिंदा रहना है ना। खा रहे सो रहे, मतलब अपना शरीर मरता नहीं, उसको जिंदा रहना बोलते हैं। और जीना अपन किसी की हेल्प करने के भाव से अपन ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, तो उसमें अपना शरीर कुछ काम कर नहीं रहा, अपना तो घट ही रहा है ना। अपने को जिंदा रहना, अपने शरीर को कुछ मिल नहीं रहा, अपना शरीर का घट ही रहा है, तो जिंदा रहने की चीज़ नहीं है वो, तो जीना मेरे को। हाँ, तो किसी को मित्र भाव से हेल्प करना, ब्लड डोनेट किया, तो ये जीने में आएगा, है ना? क्योंकि हमने मित्र भाव से किया, है ना? ऐसा बोला, ठीक हो गया। और किसी को बोलना है? हाँ जी, इधर माइक दीजिए। है? हाँ, ब्लड डोनेट करना उसका जीने का एक तरीका है। हाँ हाँ जी, मेडिकल पर्सपेक्टिव से माइक। हाँ, अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो डोनेशन प्रोफेशनल डोनेशन है कि आपने नहीं, मित्र भाव से बोलने से पूरा हो गया। फिर मैं उसको पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मित्र भाव का मतलब ही है कि चाहे आप मेरे खून के संबंध में हैं कि चाहे आप नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको ब्लड डोनेट मानवता के नाते किया, मित्र भाव से किया। हाँ, अगर उसका जो प्रोफेशनल डोनर्स है पैसा नहीं लिया है तो ज़्यादा करके तो इट इज़ अ हेल्प, तो फिर वो जीना ही हुआ। गुड। हाँ जी, और कोई बोले? और कोई बोले? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। लीजिए लीजिए, इधर से लीजिए। मैं संजीव शाह कराड़ से आया हूँ। हाँ, आप तो गाड़ी से आए हो। कराड़ से आया हूँ। कराड़ कहाँ? महाराष्ट्र, सतारा। अच्छा, हमारे एक कोई बड़ौदा से आए हैं गाड़ी से, एडवेंचर नहीं? हाँ, नहीं है अभी। हाँ, तो घूमने ही आए हैं फिर तो पक्का। हाँ जी, बोलिए। ब्लड डोनेशन ये जीना का एक्टिविटी है, क्योंकि इससे
अपने शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, दूसरे के हेल्प के लिए अपन करते हैं। बढ़िया, गुड। और बोलिए, माइक। मित्र भाव जीना है और ब्लड डोनेशन जिंदा रहने के लिए खुद। बढ़िया। और पीछे। खुद को अच्छा लगने के लिए देते हैं। तो किस में आएगा, जीने में आएगा, जिंदा रहने में आएगा? जीने में। जीने में आएगा। बढ़िया। और कोई यंग जनरेशन? हाँ, माइक। सर अपन कोई भी भाव से अगर ब्लड दे रहे तो वो शरीर की एक चीज़ हुई ना, तो वो जिंदा रहने में आएगा, ऐसा लगता है। ये देखो, ये तो उल्टा बोल दी। बोले जिंदा रहने में आएगा। जिसको दे रहे हैं उसके भी काम में आएगा और अपने शरीर से ही जा रहा है वो। जिसको डोनेट किया है उसके तो जिंदा रहने के काम आया, पर जिसने दिया उसके जीने के काम आया, ऐसा बोल रहे हैं? सर उसमें जैसे दोनों चीज़ें उन्होंने एक ही साथ में बोली है, लेकिन मैं कहूँगा ये जीने के इसमें आ गया, क्योंकि हर एक का नेचर रहता है कि किसी को कपड़े दिखा के कुछ जीना या फिर पार्टी करके उसको अच्छा लगने के लिए करता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिसको किसी को ब्लड देके या किसी को कुछ जिसके पास नहीं है वो चीज़ देके भी खुद सुखी हो जाते हैं, तो जीना इसमें जाएगा। ठीक है, हाँ जी, हो गया। और किसी कुछ कहना है? माइक लो, माइक लो। मराठी है? मराठी कंफर्टेबल है? मराठी? हाँ हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। सभी को है? ज्यामुळे कोणाचं जीवन चांगलं होत असेल आणि कोणाच्या जीवनामध्ये आनंद येत असेल तर मी ते तर जिंदगीभर करणार ना. ब्लड डोनेशन मी जिंदगीभर करणार जोपर्यंत मी जीवित. आवाज येता ना? हाँ, आ रही है। जीवित, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तो ब्लड डोनेट करूँगा, क्योंकि मुझे उससे सुकून मिल रहा है। इम्पोर्टेंट है। बढ़िया, सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है और मुझे लगता है कि अपन सबने डोनेट करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि भारत से बाहर भी जा सकता है अपना ब्लड, इधर उधर जा सकता है। इधर हमारा ब्लड जा रहा है किसी को तो वो अक्षय है ना, उससे हमें खुशी मिलती है। इसके लिए हम तो पूरे संसार को खुशी देना चाहते हैं। हाँ, कतरा कतरा दे देंगे। हाँ जी। नहीं, अगर यही ब्लड डोनेशन कैंप्स आजकल बहुत होते हैं तो सबसे पहले ब्लड देख के वो सोशल मीडिया पे फोटो सर्कुलेट होता है, इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहला इसने दिया, वो इतने बड़े आदमी ने दिया, सोशल मीडिया पे पूरे फोटोज घूमते रहते हैं। ताकि बाकी भी दें। ये तो थोड़ा सा सेल्फ क्या बोलते हैं, अटेंशन एंड पॉपुलैरिटी हो गई थोड़ी। हाँ जी, वो भी। हाँ हाँ, फोटो आने से भी खुश हो गए। मानव जो करता है खुश होने के लिए करता है। यानी जीना है। मनुष्य को, मानव का मुख्य लक्ष्य है सुख और समाधान पाना। तो सुख और समाधान दूसरा जिंदा रहे तो ही आ सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर ब्लड के जगह अपन दूसरा कोई चीज देखे, जैसे भी बॉडी ऑर्गन भी अपन डोनेट कर रहे हैं। क्या दिए? बॉडी ऑर्गन। हाँ, हाँ, लोग किसी को किडनी दे रहा, किसी को दिल दे दिया, किडनी दे दी। किडनी दे दिया तो वो तो उसके जिंदा रहने के काम आएगा, मतलब जिंदा रहने के काम आएगा उसके भी और अपने भी। मगर कोई जैसे आप हमको जो दे रहे हैं, अभी हमको आप ज्ञान दे रहे हैं, तो वो जीने के इसमें आएगा। इसलिए जो ब्लड अपन कोई भी भाव से दे, वो देने वाले के लिए भी और जिसको अपन दे रहे हैं उसके लिए भी, मेरे को ऐसा लगता है दोनों के लिए, जिंदा रहने के लिए। नहीं, देने वाले ने मित्र भाव से दिया, वो जीने में नहीं आएगा क्या? मतलब जो दे रहा है उसके, जो दे रहा है, अगर मान लो नहीं भी दे रहा है तो वो फिर भी तो जी रहा है ना। थोड़ा कंफ्यूजन लगा। कंफ्यूजन है।
हाँ जी, तो चलो मेरे को लगता है फिर से एक सर्वे। हाँ जी, और कोई बचा? और कोई है? हाँ जी, माइक दीजिए इधर, लास्ट है ना। इसके बाद फिर से सर्वे करते हैं ताकि बाकी लोगों को और व्यू आ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को लगता है जीने में आएगा, क्योंकि सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन उसी से मेरे को सेटिस्फैक्शन होती है, तो वो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेरे को मिलती है। तो काफ़ी ठीक लग रहा है। तो चलो फिर से एक बार पूछ लेते हैं, तो कितने लोगों को लगता है कि मित्र भाव से ब्लड डोनेट करने की घटना, ब्लड डोनेट करने की क्रिया, ये जीने का एग्जाम्पल है? ठीक हो गया? लगभग 80% लोग। ठीक, ठीक हो गया? अब मैं बोलूं? अब मैं बोलता हूं। देखो, यही सब समझने की बात है, और यही थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये हुआ, यही वो गैप को पकड़ने की बात है कि क्यों हम जिंदगी को नहीं पकड़ पा रहे। जैसे दो तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं, अच्छा लगना, अच्छा होना, दोनों में क्या अंतर है? अच्छा लगना, अच्छा होना। अच्छा होना खुद के लिए है ना, अच्छा लगना, अच्छा होना। किसी दूसरे की एक्टिविटी से अपन को अच्छा लगना, और अच्छा होना है ना अपन अच्छे अपनी जो पर्सनालिटी है वो। तो पर्सनैलिटी मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ। तो मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, तो आपको सुनने से कैसा लगता है? आपको अच्छे से कैसा सुनने से कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो आप तो इतने में खुश हो जाते हो, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। लेकिन अभी एक सेंटेंस और बाकी है। आप बहुत अच्छी लग रही हो पर आप अच्छी हो नहीं। ये क्या हो गया? आप बहुत अच्छी लग रही हो, लग रही हो मतलब आपका अपीयरेंस, शकल, सूरत, ड्रेसिंग सेंस अच्छी लग रही हो, लग रहे हो, पर आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे हो नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब आपके भाव और विचार, आचरण, व्यवहार, चरित्र, जो कुछ भी शब्द अपने पास हों, वहाँ गड़बड़ है। तो इसका मतलब है कि अच्छा लगने वाला भाग कौन सा है? जिंदा रहने वाला भाग है। अच्छा होने वाला भाग वो जीने का भाग है। जब अच्छा होने की बात कर रहे हैं तो शरीर की बात कर रहे हैं कि मैं की बात कर रहे हैं? मैं की बात कर रहे हैं। जब अच्छा लगने की बात कर रहे हैं तो मैं की बात कर रहे हैं कि शरीर की बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, शरीर के साथ हमारी सारी भाषा अच्छा लगने की भाषा है। मैंने ब्लड डोनेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसा कपड़ा पहना, ऐसा खाना खाया, वहाँ घूमने गए, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप बहुत अच्छे हो। क्या ब्लड डोनेट करने से मैं बहुत अच्छा हो जाता हूँ, मैं मानव हो जाता हूँ? ये समझने की बात है। मैंने ब्लड डोनेट किया 1947 में। मैं देश सब बात की शुरुआत 1947 से करता हूँ। तो मैंने ब्लड डोनेट किया 1947 में, और उसके बाद भी मैंने कई बार किया। मैंने ब्लड डोनेट किया इसलिए अब मैं अभाव से मुक्त हो गया, भय से मुक्त हो गया, भूतकाल की पीड़ा से मुक्त हो गया, वर्तमान के विरोध से मुक्त हो गया, मेरे परिवार में सारे रिश्ते ठीक हो गए, समाज भय से मुक्त होने लगा है। कैसा होने वाला है? कैसा होने वाला है?
मैंने ब्लड डोनेट किया और ज़्यादा ब्लड डोनेट करने से मेरे भाव और विचार स्टेबल होने लगे। पता चला उल्टा हो गया है, आपके ब्लड डोनेट करने से घर में झगड़ा हो गया है। वो खून बाहर क्यों दे के आए? हाँ, नहीं देना था, मेरे हिस्से का बाहर कैसे दे के आए? मतलब और ऐसा अक्सर परिवारों में होता है। आपके ब्लड डोनेट करने से घर में जो है लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब, और ये तो अच्छी बात है, कम से कम नहीं होता है। मतलब ब्लड डोनेट करने से, दूसरे को ब्लड देने से सामने वाले का भी जिंदा रहना ही होता है, जीना नहीं होता है। मैंने ब्लड दिया कि किडनी दिया कि हार्ट दिया, अब मैंने ब्लड दिया, अब वो जिंदा है और वो दूसरों का जम के शोषण करने लगा, क्योंकि वो ठीक हो गया। तो इसका मतलब पता चला कि वो खुद जिंदा है और दूसरों को जीने नहीं देने दे रहा है। ये भी एक समस्या है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लड डोनेट ना किया जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फाइनली इसकी पहुँच कहाँ तक है वो समझ में आया। और जिसने दिया उसको ब्लड डोनेट करना मित्र भाव से किया तो उसको अच्छा लगा, लेकिन क्या अच्छा लगना अच्छा होने में कन्वर्ट हो जाएगा? समझ में आ रहा है गैप? मैंने ब्लड डोनेट किया इसलिए अब मेरे भाव और विचार में कभी कोई समस्या नहीं है। अब मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गया है, और मेरी पूरी फैमिली ने ब्लड डोनेट कर दिया है, इसलिए फैमिली में भाव और विचार सबके ठीक हो गए हैं। कैसा होने वाला है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन जिनके भाव विचार स्टेबल है वो ही एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं। हाँ, अब ये भी सोचने की बात है, जिनके भाव और विचार स्टेबल हैं, तो यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है? हाथ उठाओ। क्या ब्लड डोनेट करके आपके परिवार में भाव और विचार स्टेबल हो गए हैं? क्या आपके भीतर कोई नेगेटिविटी नहीं आती है? कोई भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब वही हुआ कि ये माइक्रो चेंजेस हैं, है ना, इसको इतना ही स्वीकारना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ इसको जगह दिया जाए। मैं इसको जगह नहीं देना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो इसको जगह दिया जाए संवेदनशीलता। एक है संवेदनहीनता, और तीसरा है संज्ञानशीलता। तो संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के काफ़ी नज़दीक है। जब भी कोई व्यक्ति संज्ञानशील होगा, संज्ञानशील होने का मतलब है उसके भाव और विचार में, है ना, मानव में समाधान होगा, परिवार में समृद्धि होगी, समाज भय से मुक्त होगा, ऐसी उसके जीने की क्वालिटी होगी, ऐसा वो अस्तित्व के नियम को समझता होगा, उस समझ के साथ उसको अप्लाई करता होगा। ऐसा व्यक्ति के लिए, ऐसा होने के लिए जो पात्रता है, जो प्रीरिक्विजिट है, वो संवेदनशीलता है। संवेदनहीन व्यक्ति डायरेक्टली उठ के संज्ञानशील हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि संज्ञानशील व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति संज्ञानशीलता के निकट है, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति संज्ञानशील हो गया ऐसा नहीं है। और ये कभी भी रिवर्स मारता है कि नहीं? पूछिए अपने आप से कि मैं कितनी जगह में मैं ही संवेदनहीन हो जाता हूँ और कितनी बार मैं संवेदनशील होता हूँ। और संवेदनशीलता पशुओं में भी पाई जाती है, विशेषकर फीमेल में, है ना। हम देखते हैं कि गाय या ये तमाम शाकाहारी पशु अपने बच्चे को बचाने के लिए मांसाहारी पशु से लड़ जाते हैं और बचा के ले आते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस आजकल हम देखते हैं। तो इससे पता चला कि मिनिमम जो संवेदनशीलता है, मिनिमम संवेदनशीलता मोहवश होती है। पशुओं में ये मोह दूध के संबंध तक पाया जाता है, मानव में ये मोह जीवन पर्यंत पाया जाता है। तो मिनिमम संवेदनशीलता शरीर के साथ हो सकती है। दूसरा, संज्ञानशीलता जब मानव में वो समझ होती है
तो भी मानव संवेदनशीलता से प्रस्तुत होता है। एक घटना आपने और सुनी होगी कि संवेदनशील, अभी वो भाई एक कहानी सुना रहा था, चलो तुम अपनी कहानी सुनाओ। तुम्हें ब्रेक के दौरान जो मेरे को सुनाई, माइक दो इनको। मतलब हाँ जी, हाँ। इनकी कहानी सुनिए, और ये आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही फील करते हैं। हाँ जी। मेरा नाम राहुल है, राहुल मोहुरले। बेसिकली मेरा मार्केटिंग सेल्स का जॉब है, तो मैं जनरली टूर पे रहता हूँ या फिर कहीं भी घूमता रहता हूँ। तो उस दौरान जब भी मैं कभी रास्ते के किनारे कोई क्या बोलते कचरे से उड़ा कर कुछ खा रहा है, या फिर छोटे बच्चे पैसे के लिए हाथ फैला के ये कर रहे हैं, तो मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि काफ़ी समय तो बाहर तो ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आ जाती है, ऐसे अचानक सडनली हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत बार मुझे समझ में नहीं है कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कि हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में हाथ फैला कर जाते तो उनको हकाल देते हैं या फिर ठुकरा ये करा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी है कि जो लोग ये चीज़ करते हैं, और बहुत सारी शादियों में देखते हैं कि खाने की क्षमता 2 रोटी और 4 रोटी लेके बहुत सारा लेते हैं और फिर कचरे में डाल देते हैं। तो वो देखने के बाद मुझे लगता है यार ये तो इनको मिल रहा है तो ये इतना ज़्यादा लेके ये करे, हो जिनको नहीं मिल रहा वो कचरे से उड़ा के खा रहे। तो तब जो दुख होता है ना, तो वो दुख का कुछ असर घर में भी हो जाता है कि घर में कभी कुछ ज़्यादा बना देते हैं और फेंक देते हैं, तो तब वो गुस्सा निकल जाता है वो समय पे। तो ये चीज़ का मुझे अभी तक मतलब बहुत बार ट्राई किया कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। हालांकि मैं उतना संवेदनशील नहीं हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो हार्ड लैंग्वेज में बात करता हूँ, बहुत अग्रेशन से बात करता हूँ। इन्होंने कहा कि जब ये अपनी टीम से बात करते हैं तो बहुत एग्रेसिव होके बात करते हैं और बहुत डोमिनेट होके बात करते हैं। तो एक तरफ इनकी पर्सनैलिटी में एक एक्सप्रेशन ऐसा है जो बहुत एग्रेसिव और डोमिनेटिंग है, दूसरी तरफ ये अंदर से इतना संवेदनशील भी है कि बच्चे को देख के इनको रोना आ जाए या किसी को भीख मांगते देख के रोना आ जाए, है ना। ये 2 अलग अलग टाइप के कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा इन्होंने मेरे से ब्रेक में पूछा। तो अभी क्या लगता है? तो मैं इनकी बात से जोड़ के कह रहा था कि समाज में अक्सर ये भी कहा जाता है कि अच्छे लोगों का शोषण होता है। सुना? अच्छे लोगों का शोषण होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है, भी प्रैक्टिकल, ऐसी बातें भी हम सुनते हैं, है ना। तो ये क्या घटना है? ये अच्छे लोगों का शोषण होता है, ऐसा क्यों है? जैसे उन्होंने अपने बोल में कहा कि मैं किसी दुकान में अपने मान लो डीलर के यहाँ गया, उसके यहाँ कोई इस बीच में बच्चा भीख मांगने आ गया, तो वो उसको हकाल देता है, डांट देता है, भगा देता है। फिर भी मेरे को लगता है कि उसको 1-2 रुपये देना चाहिए, मैं देता हूँ। उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, वो नहीं देता है ना। ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी उसके दिल में ऐसा क्यों नहीं आता है कि सामने वाले की ज़रूरत है वो उसको दे दे? ऐसा भी इनकी पीड़ा है। हाँ, तो बहुत सारी मान्यताएं हैं कि यदि आप रोज़ देने लगे तो 2 महीने बाद लाइन लग जाएगी, एक लंबी लाइन, और कई बच्चों को और भिखारी बना दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों के प्रति लोगों के मन में एक थोड़ा सा इमोशनल कॉर्नर है। तो हम भीख दे के, बच्चों को भीख दे के और बच्चों को भीख मांगने वाला बनाया जाए, उसको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा भी बड़ा वर्ग मानता है और वो गलत नहीं मानता है। लेकिन ये जो एक बात आपने कही कि, तो इसका मतलब एक बात ये समझ में आया कि संवेदनशीलता, मानव में कितनी संवेदनशीलता हो और कितनी नहीं हो, इसका पैरामीटर क्या होगा। तो ऐसे लोग भावुकता में, भावना और भावुकता और भावनाशील होना, तीनों में क्या अंतर है? तो भावुकता का मतलब है भाव का अतिरेक। तो फिर मेरे को लगता है कि यार इन बच्चों के लिए ही कुछ किया जाए, तो आप उनको शहर में पैसा इकट्ठा करके उनको पैसा देने लगते हो, उस चक्कर में और ज़्यादा बच्चे भिखारी होने लगते हैं। तो हमने अपनी भावुकता में कुछ ऐसा कर डाला जिससे समाज में और नुकसान हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी भावुकता को कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर ले,
समाज यूज़ कर ले और आपको 10 साल बाद समझ में आए यार इससे तो निकला कुछ नहीं, ऐसा भी होता है। तो भावुकता का नियंत्रण क्या होगा? कितनी भावुकता रखते हैं? भावुकता नहीं रखते हैं हम पत्थर हो जाते हैं। संवेदनहीनता संवेदनशीलता में क्या फ़र्क है? संवेदनहीनता का मतलब है मेरे सुखी और सफल होने के लिए सामने वाले की हत्या भी करना पड़े तो चलेगा, उसकी अंतिम सीमा ये है। मेरे सुखी और सफल होने के लिए सामने वाले को निपटाना भी पड़ेगा तो चलेगा, ये उसकी अंतिम सीमा है। और दूसरे के दुखों को, मेरे को दूसरों का दुख अपने दुख जैसा लगता है, उसके लिए अपना घर बार भी लुटा दिया जाए, ये संवेदनशीलता की अंतिम सीमा है। तो एक ने दूसरे को लूट लिया, दूसरे ने अपने आप को लुटा दिया। ये दोनों ही संतुलन है कि असंतुलन है? और ये सारे एग्जाम्पल हमको समाज में दिखाई देते हैं। तो इससे ये भी ध्यान में आया कि फिर संवेदनशीलता का नियंत्रण कहाँ पे है, उसका कंट्रोल कहाँ पे है, कैसे पहचानेंगे कि कितनी संवेदनशीलता हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे एक बढ़िया सूत्र है कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं। ज्ञान की रोशनी में हमको कितना संवेदनशील होना है, कब संवेदनशील होना है, तो उसके साथ में न्याय हो पाता है, तो हम उसको जज कर पाते हैं। तो संवेदनशीलता का नियंत्रण संज्ञानशीलता के पास है, उससे कम में हम असंतुलित ही रहते हैं, कम और ज़्यादा। बढ़िया। तो क्या ध्यान में आ गया? कुछ कहना चाह रहे? माइक माइक। इसी को दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं ना, समझ को विकसित करें। हाँ, संज्ञानशीलता मतलब समझ को विकसित करना। प्रकृति के नियम को पहचान कर उसको जी पाना, उसका नाम संज्ञानशीलता है। तो फिर संवेदनशीलता क्या हुआ? जो हमको अच्छा लगता है, तो संवेदनशीलता भी अच्छा लगता है। संवेदनशीलता का मतलब है अपने तन मन धन को, अपने तन मन और धन को दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में, जिंदा रहने के लिए अर्थ में प्रसन्नतापूर्वक, अपनी खुशी से प्रसन्नतापूर्वक लगाना, नियोजित करना, इसका नाम संवेदनशीलता है। अपने तन मन धन को दूसरों के जिंदा रहने के लिए इन्वेस्ट करना खुशी से, मेरी खुशी से, इसका नाम संवेदनशीलता है। तो संवेदनशीलता की एक्टिविटीज़ क्या हो गई? मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, तो मैंने दूसरों के जिंदा रहने के काम आया कि जीने के काम आया? जिंदा रहने का। ये भी आवश्यकता है इसकी, इसको कोई ख़राब काम नहीं बोल रहे हैं, इसकी समाज में ज़रूरत है ना। तो मैंने एक फ्री में भोजनालय खोल दिया, भाई जिसको ज़रूरत है खा लो। जैसे तमाम गुरुद्वारे में लंगर चलता है, तो गुरुद्वारे में लंगर खाने से ज्ञान हो गया? नहीं भाई, जिसको खाने की ज़रूरत थी उसको सम्मानजनक तरीके से खाना मिल गया। और क्या, मैंने 1000 पौधे 1 लाख पौधे लगवा दिए, इससे जीना हो गया? इससे जीना हो गया? नहीं, इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हवा शुद्ध मिलेगी, तो उससे जिंदा रहना होगा कि जीना होगा? जिंदा रहना होगा। तो पॉलीथीन हटाओ, गाय बचाओ, ये सबसे क्या होगा? जिंदा रहना होगा कि जीना होगा? जिंदा रहना होगा। अब जीने की एक एक्टिविटी बताओ जो आप करते हो। जीने की एक्टिविटी, हाँ। जीने के रूप में आप क्या करते हो? जीने के लिए आप क्या करते हो? सारा रेंज हमारी संवेदनहीनता से। बुरा आदमी हमारा कौन है समाज में? संवेदनहीन व्यक्ति। अच्छा आदमी कौन है? संवेदनशील व्यक्ति। ये रेंज है हमारी। इस रेंज से आगे का आदमी बताओ, इस रेंज से आगे का होगा तो उसकी पहचान क्या होगी? संज्ञानशील। संज्ञानशील होगा। संज्ञानशील होगा तो उसकी पहचान क्या होगी? उसके भाव और विचार में समाधान होगा। वो भय से मुक्त, बैलेंस पर्सन, भय से मुक्त, अभाव से मुक्त होगा।
परिवार शिकायत मुक्त होगा, अभाव मुक्त होगा, हर साल ऐसे परिवारों को मल्टीप्लाई करता होगा। हाँ, तो ये क्वालिटी सारी उसके फैमिली में और उसके क्लोज एसोसिएट में ही हमको, यानी जीने की जो एक्टिविटीज़ है बेसिकली उसका डिस्प्ले अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ही होता है फर्स्ट तो। हाँ, फर्स्ट और लास्ट तो कहाँ होगा, पर सभी के साथ होता है। जैसे आप मेरे नियर एंड डियर हैं क्या? मैं तो मानता ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो इसका मतलब सभी के साथ होगा जो हमारे संपर्क में आएगा। हाँ, तो उसका डायमीटर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इस सारी चर्चा को सुन के क्या समझ में आया? संसार में कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? संसार में कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत जी रहे हैं? है 70-30 है, 70-30 है जिंदा और जीना। जीने का मतलब है कि आपके परिवार में किसी भी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है और कोई वस्तु का अभाव नहीं है, किसी में भी मानसिकता में कोई अभाव नहीं है। ऐसे कितने परिवार होंगे जहाँ पे आपके संबंधों में, परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है और कभी भी नहीं होता, और आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति में अभाव की मानसिकता नहीं है। दूसरे की वस्तुएं देख के हमको छोटापन कभी भी महसूस नहीं होता है, हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम हमेशा दूसरे के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही कुछ कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव ख्याल हमारे परिवार में नहीं आता है। कितने परिवार ऐसे होंगे? परसेंट तो नहीं पता, लेकिन जिन्होंने जेवी किया है जीवन विद्या के, वो ज़रूर ऐसा होना चाहते हैं। अब कितने होंगे ये तो पता हो भी चुके हैं परिवार, हो भी चुके हैं तो अच्छी बात होगी। पर ये तो समझ में आ रहा है कि यदि जेवी को हटा दें तो क्या ये, अभी तो हमारे पास ये स्वीकार्यता भी नहीं है। जैसे जब मैं कहता हूँ शिविर में, यदि बैलगाड़ी इतिहास हो सकता है तो सास बहू के झगड़े इतिहास हो सकते हैं। मैं कहता हूँ तो ऐसे देख रहे हैं, अच्छा। किसी को सुन के भरोसा नहीं होता ऐसा हो सकता है ना? सभी परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, अच्छा ये तो नहीं हो सकता है। तो सभी सफल हो सकते हैं, तो सभी सफल नहीं हो सकते, सभी सुखी नहीं हो सकते, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। यही समाज में गहरी मान्यता है और गलत नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। इसलिए बोलता हूँ, सारा धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, धरती की सारी यूनिवर्सिटीज़, सबको मिला दीजिए, जिंदगी हमारे पास नहीं है। ये अनुसंधान बिल्कुल एक अलग तल से बात कर रहा है, एक अलग प्रकार का आश्वासन दे रहा है। जब गांधी जी बोलते हैं कि आदमी की लालच के लिए धरती पे नहीं है, लेकिन आदमी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लालच और आवश्यकता को कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक ज़माना था एसी और नॉन एसी गाड़ियाँ आती थी, अभी नॉन एसी आती नहीं है। अब एसी को लग्जरी बोले हैं कि आवश्यकता बोले? बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो फाइनली, हाँ, माइक। भैया, इसका मतलब ऐसा हुआ क्या कि अभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव जो है वो संज्ञानशीलतापूर्ण नहीं है? जैसे हम किसी से, किसी के आचरण से, किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, तो संवेदनशीलता का ही आंशिक रूप है। अभी हम जो समाज में अच्छा आदमी मानते हैं, वो संवेदनशील व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति मानते हैं, और वो उसकी भी निरंतरता नहीं है, कभी वो भी संवेदनहीन हो जाता है। उससे तो घर में जाके पूछोगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिर इस बेसिस पे संज्ञानशीलता का मेन जो हम हमेशा कहते हैं, संज्ञानशीलता इस धरती की है, स्थायी है। संज्ञानशीलता इस धरती के लिए नया मॉडल है, और अभी तक कोई उसमें है एक नई आशा की किरण है कि ऐसा हो सकता है। चाहते हम सब हैं, क्योंकि उसकी स्थिरता या निरंतरता नहीं बनी है, इसलिए चलो मैं तो कह रहा हूँ भाई, देखो उसके मापदंड अब क्लियर हो गए। अब नागपुर में ढूंढो
कितने परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ किसी भी संबंध में कभी भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होता है? कितने मिलेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? चाहते तो सभी हैं, चाहते सभी हैं, लेकिन कितने परिवार ऐसे मिलेंगे? मैं जेवी सहित सारी बातें कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम चाहते सभी हैं, कोई एक रास्ता खुला है जो हम सब की चाहत को पूरा करने का आश्वासन बाई एजुकेशन देता है। उसी प्रोसेस को हम अगले 6 दिन देखेंगे, क्या ये संभव है? लेकिन कम से कम हम ये पहचान पाएँ उस 6 दिन को शुरू करने के पहले कि ये 6 दिन में हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो यदि मैं इन बातों को नहीं करूँगा तो मैं जो कुछ बोलते जाऊँगा आप उसको संवेदनशीलता में जोड़ते जाएंगे। तो मैंने संवेदनशीलता को काट के अलग कर दिया, ये भी नहीं है। नहीं सर, ये चीज़ तो हम सीखेंगे आगे 6 दिन आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आज तक जो समाज टिका हुआ है संवेदनशीलता, तो संज्ञानशीलता की भी बेसिस पे टिका हुआ होगा। ऐसे तो नहीं तो अब इसमें सर्वे करके देख सकते हैं। इसमें तो कोई मानने या ना मानने की बात नहीं है। तो अपन ये सर्वे करके देखें समाज में कि कितने परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में उनकी आवश्यकताओं को वो बाहर कोई भी चीज़ से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं को तय कर पाते हैं, दूसरों से, दूसरों के मकान और गाड़ी और कपड़े और पद और तमाम चीज़ों से प्रभावित ना होके स्वयं में अपनी आवश्यकताओं को तय कर पाते हैं। उनके रिश्तों में कभी कोई भी गिला शिकवा शिकायत नहीं होता है और वो ऐसे ही परिवारों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो गया आपका फैमिली बेसिस, लेकिन व्हाट अबाउट एनजीओज जो इतना सेल्फलेस काम करते हैं? कई सारे एनजीओज हैं, तो ये संज्ञानशीलता में आते हैं? 32 साल लगा के बोल रहा हूँ। आपने डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने 32 साल समाज में काम किया है। ढूंढो अब सब जगह और बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, किसी के प्रति बायस्ड होके या अनबायस्ड होके नहीं करो। मैंने खुद वो व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने उसके गहने बेच के समाज सेवा की। मैंने सरकारी पैसे से समाज सेवा नहीं किया, मैंने अपने घर का सामान बेच के समाज सेवा की है। और इतने सालों में तमाम एनजीओज़ और तमाम सबसे मैं गुजर के ही आया हूँ। फिर भी आप और करो, मेरी बात मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। खूब सुकून के साथ जब एक आदमी के साथ पर्सनली बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि अंदर की स्थितियाँ कैसी हैं, उस व्यक्ति के खुद के भीतर की स्थितियाँ कैसी हैं। समाज में जैसे इस भाई ने कहा, मैं भी ऐसे ही कई बार रोया हूँ और उसके लिए क्या कर डालें, उसके लिए पता चला उधर तो कुछ हुआ, दूसरों की गरीबी दूर करते करते अपन गरीबी का शिकार हो गए। ठीक, तो ये सब कुछ करते हुए फाइनली जो उस स्थिति है, वो जो स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो फियरलेसनेस है, वो जो इनसिक्योरिटी से मुक्त होने की मानसिकता है, जब तक वो मैं को नहीं समझेंगे उसके साथ काम भी कैसे करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं में है, और मैं हमारी समझ के बाहर है। मैं जो भी कुछ चैरिटेबल के रूप में कर रहा हूँ वो दूसरों को कुछ सुविधा प्रदान कर रहा हूँ, है ना। गाय बचाओ, पेड़ लगाओ, पॉलीथीन हटाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, है ना। लोगों के फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दो, फ्री स्कूल खोल दो, यही सब तो एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये जो मैं नाम की एंटिटी है, इससे ये अभी शेष ही है। ये ठीक है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बुरा ना होने का मतलब एक सही आदमी हो जाना, इसमें गैप है। इस गैप को पकड़ने की ज़रूरत है, इस गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत है। बढ़िया। मेरे कहने से आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, बिल्कुल कोई बात मानने की आवश्यकता नहीं है। हम सारी बात कर सकते हैं और उसको कंसिडरेशन में रखेंगे। अभी 6 दिन हमारे पास हैं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं 20 साल से चाय नहीं पिया, इससे आप अच्छे आदमी नहीं हो जाते। मैं डेड ऑनेस्ट आदमी हूँ। डेड ऑनेस्ट होने का इतना ही मतलब हुआ कि आपने एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, लेकिन डेड ऑनेस्ट होने का मतलब है ना आपका संज्ञानशीलता। आपके डेड ऑनेस्ट होने में, ये डेड ऑनेस्ट लोग समाज के लिए और ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं। ये किसी का काम ही नहीं करता, वो पैसा लेके काम तो करता है। ऐसे भी परेशानियां उल्टी भी हैं। तो इसका मतलब डेड ऑनेस्ट होने से भी मैं संज्ञानशील नहीं हुआ। एक बढ़िया
शेयरिंग कर देता हूँ। 1:10 हो गया, 1:10 हो गया। ब्रेक अच्छा 1:30 है ना अपना, तो हाँ अपना टाइम है। एक बढ़िया घटना घटी, नाम नहीं लूँगा। हमारी शादी हुई, हम रायपुर में आ गए और हमारी धर्मपत्नी के भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी IIT रुड़की में सीनियर साइंटिस्ट थे। संयोग से रायपुर के एक व्यक्ति जो रायपुर में एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, बाद में वाइस चांसलर बने, फिर बाद में मंत्री बने, संयोग से उनका दामाद भी वहाँ साइंटिस्ट था। जब हम साले साहब के यहाँ गए तो मुलाकात हुई, आप रायपुर से हैं? रायपुर से तो वो भी हैं, तो उनको भी बुलाया। पता चले ये तो उनके दामाद हैं, रायपुर में उनको सब जानते। तो वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसने वहाँ के कॉलेज को अपने ज़माने में स्कूल बना दिया था। 9-10 पे दरवाज़ा बंद, टीचर भी अंदर नहीं आएगा। ठीक, संयोग से वो वहाँ के वाइस चांसलर हुए, फिर बाद में वो मंत्री भी हुए। तो चूंकि ये परिचय हो गया था तो उन्होंने हमको खाने पे बुलाया। जब उन्होंने हमको खाने पे बुलाया तो उनकी उम्र 80 साल थी लगभग। अब मेरे मन में ऐसे लोगों के प्रति ये सब तो अंदर चलता ही रहता है, तो ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू करने के लिए मिल जाए तो थोड़ा सा अपने को ज़िंदगी की समझ बनती है। तो उनके घर खाने पे गए, खाना वाना खाया, तो मैंने उनसे फिर पूछा कि आप जैसा ज़िंदगी भर जिए, अब आपको क्या लगता है 80 साल में कि आप ठीक जिए या उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है? ठीक हो गया। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी गाड़ी में कभी अपनी बीवी को चढ़ने नहीं दिया। इतना डेड ऑनेस्ट, मतलब एकदम खड़ा। तो उनका आंसर बहुत गजब का था। उन्होंने कहा, देखो हम हैं कुत्ते की पूंछ, उसको 12 साल भी नलकी में डालोगे, जब निकलेगी तो टेढ़ी ही निकलेगी। तो हम जैसे हैं ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मर जाएंगे, जिएंगे तो ऐसे ही। तो मैं ज़िंदगी भर ईमानदारी से जिया, मैं यही कर सकता था और मैं यही कर सकता था, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसके जो आगे वाला सेंटेंस था वो बहुत सोचने लायक था। बोले कि निकला कुछ नहीं, निकला कुछ नहीं। क्यों नहीं निकला? एक तो घर के ही लोग उनके विरोध में थे क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री पद का किसी को फ़ायदा नहीं होने दिया। तो घर के लोग विरोध में थे, यार तुम हमारे लिए इतना कर सकते थे और तुमने किया नहीं। और किसी दूसरे का भी काम नहीं किया, क्योंकि एक डेड ऑनेस्ट आदमी तो फिर लॉ के हिसाब से चलेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा फेवर किसी को नहीं दिया। जितने उनके पढ़ाए हुए लोग थे वो आज सारे रायपुर में मंत्री हैं। रायपुर के सारे मंत्री उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं। वो सारे घोर भ्रष्ट हैं। तो आदमी बहुत दर्द के साथ कहता है, यार निकला कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ईमानदारी बुरी चीज़ नहीं है, पर यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ये भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है और इसकी लोगों ने बहुत कीमत चुकाई है। इसकी लोगों ने बहुत कीमत चुकाई है। ऐसे तमाम ऑफिसर्स सरकार में मिलेंगे, समाज में मिलेंगे, सभी जगह मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है, उनके पास कोई दमखम है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मैं डेड ऑनेस्ट हूँ, इसका मतलब मेरी पत्नी के साथ हमेशा संबंध ठीक चलेंगे, बच्चों के साथ ठीक चलेंगे, भाई भाई का बंटवारा नहीं होगा। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जिसमें हम कहें कि संवेदनशीलता का ये भी एक एक्सप्रेशन है कि मैं कोई अनवांटेड फिजिकल गेन नहीं लूँगा, लेकिन जो मेंटल गेन है वो तो अभी शेष है। तो यहाँ ये पहचानने, मैं सारी बातें आपसे क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी बातें ये पहचानने के लिए है कि संसार में हम 3 तरह की बातें करते हैं। एक व्यक्ति वो है जिसको हम बुरा बोलते हैं, एक बुरा व्यक्ति है। दूसरा, बुरा किसको बोलते हैं? संवेदनहीन। वो संवेदनहीन, असामाजिक का मतलब जो समाज में वो काम करता है जिनकी स्वीकार्यता समाज में नहीं है। तो नशा है ना, और भी जो भी नेगेटिविटी हो सकती है। अच्छा आदमी हम किसको बोलते हैं? अच्छा आदमी कौन है? जो समाज में स्वीकार्य काम। समाज में क्या स्वीकार्य है? तो अच्छे काम का मतलब
अच्छे काम का मतलब एक तो भाग है कि नेगेटिव नहीं करता, भाई मैं शराब नहीं पीता, भाई मैं गुटखा नहीं खाता, भाई मैं है ना ये नहीं करता और मैं बड़ा संयमित होकर जीता हूँ, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात है कि मैं दूसरों को हेल्प भी करता हूँ, है ना, ब्लड डोनेट करता हूँ और ये पेड़ लगवाता हूँ और गाय की सेवा करता हूँ और चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता हूँ, ये भी अच्छी बात है। मैं बच्चों को, जिनके पास गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का भी इंतज़ाम करता हूँ, तो ये भी अच्छी बात है। तो इनको हम अच्छे लोग बोलते हैं। और सही, और ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो संज्ञानशील है, जो समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता है, जो समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता है और समाज में समाधान और समृद्धि को मल्टीप्लाई करता है। इसको कैसा आदमी कहा जाए? है समझदार व्यक्ति। तो ये समझदार है। आपके कहने से ये सिद्ध होता है अच्छा समझदार नहीं होता है, आपने कहा है, और ये सही है। अभी जो अच्छा व्यक्ति है वो समझदार नहीं है, वो नासमझी नहीं कर रहा है, वो नासमझी नहीं कर रहा है, लेकिन वो समझदार भी नहीं है। इसलिए हमारा अच्छा व्यक्ति संवेदनशील व्यक्ति है। हमारा अच्छा व्यक्ति संवेदनशील है। हम संवेदनशील हो गए, उससे आगे हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इससे आगे भी और कुछ होता है। बाकी तो हम भाग्य पे छोड़ रहे हैं। रायपुर में अग्रवाल समाज है, उनके हमारे कुछ समाज के जो बड़े लोग हैं वो हमारे कुछ मित्र हैं। तो एक दिन उनसे बात हो रही थी, बात होते होते सब बोले यार समाज में 1 साल में शादी के बाद डिवोर्स होने की संख्या लगातार बढ़ रही। शादी के 1 साल के अंदर बेटियां वापस लौट के आ रही। तो मैं कहा देखो आप तो समाज के जिम्मेदार लोग हो, आप इस बारे में क्या सोचते हो? बोले सोम भाई इसमें सोचना क्या है, तो ईश्वर की इच्छा है। मैं आपका कंप्यूटर खराब होता है तो आप नहीं बोलते ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा से हमारी कार खराब हो गई। यदि रिलेशन खराब हो गया, इसमें ईश्वर बीच में आ जाता है। आपकी गाड़ी खराब हो गई, कंप्यूटर खराब हो गया, घर में लीकेज हो गया, इसमें ईश्वर बीच में नहीं है। तो जिस चीज़ को हम समझते हैं उसको हम हैंडल कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम नहीं समझते हैं उसको ईश्वर नाम के ब्लैक बॉक्स में डाल दिए हैं। अब जब ईश्वर की इच्छा है तो आप भी क्या करोगे उसमें? ईश्वर क्यों ऐसी इच्छाएं करता है जिससे मैं दुखी होता हूं? तो ईश्वर को समझना पड़ेगा ये ऐसी इच्छाएं क्यों कर रहा है। समझ में आया? बहुत उदास हो गए आप लोग, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सर ऐसे फिक्र हो रही है कि संज्ञानशीलता समाज में कितनी चाहिए और कब आएगी और कब ये आपका जो ध्येय है और फ्यूचर में हमारा भी ध्येय है कब कंप्लीट होगा? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। आपके अंदर पहले संज्ञानशीलता की आवश्यकता बने तब तो मटेरियल सप्लाई करूं, डिमांड क्रिएट होगी तब तो सप्लाई करूं। तो पहले मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं। पहले ये ध्यान तो आ जाए यार संवेदनशीलता संज्ञानशीलता नहीं है, ये ध्यान तो आ जाए कि संवेदनशीलता अच्छा होना नहीं है। अब तक तो हम यही मान रहे थे कि ऐसा होने से, हम क्या मान के चल रहे थे? हम ये मान के चले, हमारे कितने भ्रम टूटे हैं। हम ये मान के चले, क्या हम मान के चले कि सुविधा होने से जीना हो जाएगा। ये मान के चले पैसा होने से जीना हो जाएगा, पद होने से जीना हो जाएगा, पीएचडी करने से तो बिल्कुल ही जीना हो जाएगा, और समाज सेवा करने से तो बिल्कुल ही हो जाएगा। हुआ? तो इसमें से कोई भी जीना नहीं है, खत्म।
हाईएस्ट एजुकेशन करने से जीना नहीं हुआ। जितनी एजुकेशन बढ़ती गई उतने संबंध में जीने का विश्वास बढ़ता गया कि घटता गया? तो इसका मतलब एजुकेशन करने से जीना नहीं हुआ, पैसा बढ़ने से जीना नहीं हुआ। तो यदि ये स्वीकार हो जाता है, यदि ये अपने को ठीक लगता है और नहीं लगता है तो बोलो, तो समझ में आता है यार फिर आगे क्या करना है, तो मैं शिविर शुरू करूं। यदि इतने में ही आपका काम चल रहा हो तो शुभकामनाएं। नमस्कार, बाय। बताइए। कोई असहमति हो तो बताइए। मैं कुछ कह रहा हूं आपको ठीक ना लग रहा हो तो बताइए। ठीक है, सहमत हैं? बात ठीक लग रही? सब जीना चाहते हैं? तो ब्रेक के बाद जीना शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। राहुल भाई कुछ कहेंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे। 2 मिनट।